ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रिवीजन वाला पार्ट। अगर आपको याद होगा स्टूडेंट्स, तो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स की फाइल भी शेयर की थी जिसमें क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो मैंने वहां पे आप लोग को बोला था कि उन क्वेश्चंस को ट्राई करना। आज की क्लास से हम क्या करेंगे, हम उस ऑर्डर में चलेंगे। जैसे पहले अलजेब्रा करेंगे, तो क्वाड्रेटिक और एपी टारगेट होगा। अब कोशिश ये होगी कि 1.5 दिन के अंदर रिवीजन हो जाए, मतलब 1.5 क्लास में एक टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा। तो इस हिसाब से 6 टॉपिक के लिए 9 क्लासेस सफिशिएंट हो जाएंगे, ठीक है, जिसमें हम स्टैटिस्टिक्स को भी अवॉइड भी कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप चाहते हो कि ये रिवीजन आपके लिए फ्रूटफुल हो, और अगर आप 40 आउट ऑफ 40 का टारगेट लेके चल रहे हो, तो मेरा सजेशन होगा कि आज के रिवीजन के बाद आप खुद से एक बार एनसीईआरटी को फटाफट सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। खुद से एनसीईआरटी को सॉल्व कर लीजिएगा, ओके। मैंने फिलहाल आज की क्लास में कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाऊंगा, और क्वेश्चंस में मैंने केस स्टडी रखा हुआ है। 2 केस स्टडी का डिस्कशन करने के बाद फिर मैं एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस को पिक करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबको दिमाग क्लियर रखिए कि मैं आगे की क्लासेस में क्या करूंगा। मैं टॉपिक का पहले कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करवाऊंगा। कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करवाने के बाद कुछ क्वेश्चंस मैंने रखे होंगे, पॉसिबली केस स्टडी ही रखूंगा मैं। केस स्टडी के बाद मैं सीधा एनसीईआरटी पे जंप कर जाऊंगा, ठीक है। एनसीईआरटी से जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लग रहे हैं, मैं उन क्वेश्चंस को कहूंगा कि हाँ, ये क्वेश्चन पास रखे हैं। ओके, वॉइस कट हो रही है, एम आई ऑडिबल? वॉइस अभी ठीक है ना? अभी ठीक है आवाज? अभी ठीक है, राइट? ओके, चलो मैं अभी अपना ये कैमरा ऑफ कर दे रहा हूँ, उससे थोड़ा इंटरनेट का चक्कर कम होगा। ओके, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिवीजन। अब गाइस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग सिंगल वेरिएबल, हम जो पढ़ेंगे उसमें एक ही वेरिएबल होगा, हाईएस्ट डिग्री 2 होगा वेरिएबल के ऊपर, उस तरीके के इक्वेशंस को कहा जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होने वाला है? तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो हमको दिया गया है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी भी आवाज कट रही है? ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, प्लीज लेट मी नो इफ इट इज नाउ क्लियर। एम आई ऑडिबल नाउ? अभी आ रही है ठीक से आवाज आप लोगों को? अभी ठीक है? चलो, आई आई थिंक अब तो मेरे को नहीं लग रहा, अभी मेरे को यहाँ पे एरर नहीं दिखा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हाउ टू चेक वेदर अ गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई भी इक्वेशन जो हमको दिया गया है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? तो यहाँ पे सिंपल सा प्रोसेस लिखा हुआ है।
To check whether a given equation is quadratic or not, first write the equation in its simplest form. Simplest form का मतलब क्या है कि ब्रैकेट्स वगैरह वहां पे नहीं होने चाहिए. कभी कभार ऐसा होता है कि ब्रैकेट्स वगैरह दिखते हैं, तो आपको पहले ब्रैकेट से चीजों को हटाना होगा. दूसरा चीज जो सिंपलेस्ट फॉर्म में ये होता है कि हमको लाइक टर्म्स अलग अलग जगह पे नहीं दिखेंगे. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का एक ही टर्म दिखेगा आपको. एक्स स्क्वायर के टर्म्स एक से ज्यादा नहीं दिखेंगे. ठीक है, ध्यान रखिएगा. तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है? पहला कि आपका जो ब्रैकेट्स वगैरह नहीं होना चाहिए. दूसरा, एक्स स्क्वायर का टर्म, एक्स का टर्म और कांस्टेंट ये सब एक एक होने चाहिए. एक से ज्यादा अगर होंगे तो आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे जैसा भी क्वेश्चन में दिया गया होगा. तो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है. स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है. जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करोगे और अगर ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गया तब जाकर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, वरना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा. एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं x प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर, बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? वेरी गुड. द आंसर इज नो. व्हाई इज द आंसर नो? बिकॉज जब आप इसके ब्रैकेट्स को ओपन करोगे so we will get x square plus 25 plus 10x is equal to x square plus 9 minus 6x. so this x square वाला term gets cancelled. और जैसे ही x square वाला term cancel हो गया तो अब हमारे पास जो इक्वेशन दिख रही है वहां पे highest power of the variable is 1, whereas in a quadratic equation the highest power of the variable is 2. so this shows that अगर हम इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ तो हमारा a का वैल्यू 0 आ जा रहा है. एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, इसका मतलब a का वैल्यू 0 हो जा रहा है. बट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन द वैल्यू ऑफ a इज नॉन जीरो. ठीक है, सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. लिख देता हूं नॉट QE. आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट नॉट QE वुड मीन दैट इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल फॉर यू. x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 is equal to 2x plus 3 का होल स्क्वायर. नाउ बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक है? ये क्वाड्रेटिक होगा. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट. दिस विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. Why will it be a quadratic equation? Because when you will open the right side of the expression, so right side में 2x का whole square will give you 4x square. यहाँ से क्या आएगा? 4x square आएगा. और लेफ्ट हैंड साइड में एक x स्क्वायर है. तो इस बार जो x स्क्वायर वाला टर्म है वो कैंसिल नहीं होगा. और क्योंकि x स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल नहीं होगा इसीलिए हम इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं. ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है. नेक्स्ट, अब सबसे इंपॉर्टेंट, पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स अपने को ये समझ में आना चाहिए कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है. सो द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. पॉलिनोमियल के लिए जीरोस और इक्वेशन के लिए रूट्स, उन्हीं को क्या कहा जाएगा? उन्हीं को कहा जाएगा सॉल्यूशन. ठीक है, उन्हीं को कहा जाएगा सॉल्यूशन. बाकी सॉल्यूशन का मतलब यही होता है कि अगर यहाँ पे अगर मैंने x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लिखा हुआ है तो x का वो वैल्यू जिसके कारण ये एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 हो जाए, x की उसी वैल्यू को इसका 0 कहा जाएगा, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 कहा जाएगा. सो इफ दिस इज p ऑफ x एंड अगर आपने x की जगह पे -2 रखा तो दिस विल बी -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2, 5 इंटू -2 प्लस 6. नाउ -2 का स्क्वायर इज 4. हियर यू विल हैव अ -10 plus 6. Okay, so finally you get the answer as 0. Now since the value of the expression comes out to be 0 at x is equal to -2, this shows that x is equal to -2 is a 0 of p of x. It is a 0 of p of x. Similarly अगर हमको इक्वेशन दिया गया होता, अगर हमको x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये क्या है? दिस इज एन इक्वेशन. ऊपर वाला क्या था? इट वाज अ पॉलिनोमियल. क्यों? क्योंकि हमने इस एक्सप्रेशन को इक्वल टू p ऑफ x लिखा हुआ था. जब हम इक्वल टू 0 वगैरह कर देते हैं तो वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है. तो यहां से आप सॉल्व करोगे तो x के दो वैल्यूज मिलेंगे, एक मिलेगा -2 और एक मिलेगा -3. ये दोनों को हम क्या कहेंगे? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहेंगे. ठीक है, एनी डाउट स्टिल हियर? कोई सवाल?
एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? कुछ भी मन में आ रहा है प्लीज स्पीक आउट. ओके, सो नाउ सॉल्यूशन निकालने के वैसे तो 3 तरीके होते हैं. एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको हम श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं, एंड तीसरा होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स मेथड. बट आपके बोर्ड्स में क्या हो गया था कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स मेथड को उन्होंने सिलेबस से हटा दिया. जब हमने जून जुलाई में टॉपिक पढ़ा था तो उस टाइम पे हमने उस मेथड को भी डील कर लिया था, राइट. तो अभी लेकिन रिवीजन में हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे. सो वी आर गोइंग टू लुक इनटू ओनली 2 मेथड्स. हम सिर्फ 2 मेथड देखेंगे. ओके, तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड एक मेथड है जहां पे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 2 लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं, राइट. So to find the solution of a quadratic equation by factorization method, first represent the given equation as a product of 2 linear factors by splitting the middle term or by using identities, and then equate each of the factors to 0 to get the desired roots. अगर आपको ढंग से याद होगा तो क्लास 8 में फैक्टराइजेशन चैप्टर आता था, वहां पे भी आप ये चीज किए हो, 9th में भी किए हो, 10th में भी किए हो. इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, तो लेट से जो बगल में एग्जांपल था उसी को उठा लेता हूं. तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. तो हम यहाँ पे जो मिडिल टर्म है ना, इस मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं. अब मिडिल टर्म हमारा x वाला टर्म होता है, तो यही x वाले टर्म को अभी हम 2x वाले टर्म में ब्रेक करेंगे. बट उसका लॉजिक क्या होता है? तो लॉजिक ये होता है कि आपको सबसे पहले you have to calculate the product of a and c. Okay, what is a? It's the coefficient of x square. What is c? It's the constant. तो जब हम a और c का प्रोडक्ट लेते हैं तो वो आता है 6. उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 6 के फैक्टर्स को यूज करना है. ठीक है, यूज फैक्टर्स ऑफ 6 to get 2 and to get 5. मतलब 6 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि वो जो बीच में जो x वाले टर्म का जो कोफिशिएंट है ना, वो कोफिशिएंट आ जाए. ठीक है, तो यहाँ पे वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस. अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज याद रखो. अब जैसे निहारिका ने अभी यहाँ पे बोला कि 6x माइनस एक्स ले सकते हैं, द आंसर इज नो. व्हाई इज इट नो? बिकॉज हमारा टारगेट क्या होता है, देखो मैं आपको दोनों करके दिखाता हूँ. एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0. यहां पे भी आपने ब्रेक किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. यहां पे भी आपने ब्रेक किया. लेकिन इस वाले मेथड में गलती क्या हो गई? तो गलती ये हो गई स्टूडेंट्स कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों टर्म्स का जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए? तो दिस शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी. किसके इक्वल होना चाहिए? इसके इक्वल होना चाहिए. तो निहारिका आप देख सकते हो कि 6x इंटू माइनस एक्स, दैट इज एक्चुअली माइनस 6x स्क्वायर, राइट. दैट इज माइनस 6x स्क्वायर. वेयरएज अगर आप a और c वाले टर्म को मल्टीप्लाई करते हो, फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म को, तो यू एक्चुअली हैव x स्क्वायर इंटू 6 व्हिच गिव्स यू 6x स्क्वायर. आर दे इक्वल? बताइए, आर दे इक्वल? नो, राइट. Why no? Because you have a minus sign, na, which separates both the terms. But in this case, if you multiply the middle two terms, 2x into 3x, you get 6x square. And if you multiply the first term and the last term, यहाँ पे भी क्या मिल रहा है? यहाँ पे भी आपको 6x square मिल रहा है. तो यहाँ आप देख सकते हो कि आपका दोनों सेम आ गया, दोनों सेम आ गया, राइट. तो इसलिए ये वाला फैक्टराइजेशन सही है. एंड दूसरी चीज है, आई थिंक स्पेशली इफ यू आर स्टडीइंग इन क्लास 10, वो भी ये 2 महीने पहले, यू शुड नॉट हैव दिस काइंड ऑफ डाउट्स बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच वी स्टार्ट फ्रॉम क्लास 8, राइट. तो अगर आपको इसमें किसी भी तरीके का डाउट आता है स्टूडेंट्स, तो प्लीज मेक श्योर कि आप ढंग अच्छे से प्रैक्टिस करके इसको अपने उससे दूर करो, है ना. मतलब ये तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए. प्राइम फैक्टराइजेशन, अर्णव प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा. तो जैसे हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, अब पहले 2 टर्म्स में एक्स स्क्वायर प्लस 2x, आप देखोगे x कॉमन आएगा तो x प्लस 2 आएगा ब्रैकेट में. फिर 3x और 6, वहां पे 3 कॉमन आएगा तो x प्लस 2 आएगा ब्रैकेट में. और जानते हो क्या, जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था तब भी आप लोगों को ये चीज बताई थी दैट हमेशा एक कंफर्मेशन मिलता है कि अगर ब्रैकेट में हमको सेम एक्सप्रेशन दिख जाए ना, अगर ब्रैकेट में हमको सेम एक्सप्रेशन दिख जाए
तो समझ जाना कि आप अपना क्वेश्चन सही चल रहा है हमारा, बिकॉज x प्लस टू दोनों जगह पे है तो x प्लस टू को कॉमन ले लिया, तो अब ये x प्लस थ्री इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अगर हम सॉल्यूशन पे चले तो यहाँ पे भी यही था, फर्स्ट रिप्रेजेंट द गिवन इक्वेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर्स। तो देखो हमारे पास इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, मैंने उसको दो लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में शो कर दिया। दो लीनियर फैक्टर्स x प्लस टू एंड x प्लस थ्री आर लीनियर फैक्टर्स, एंड नाउ हम मेरे को दोनों लीनियर फैक्टर्स को इक्वेट करना है जीरो को टू गेट द डिजायर्ड रूट्स। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे बोलूंगा दैट आइदर x प्लस टू इज इक्वल टू 0 और x plus 3 is equal to 0. So if x plus 2 is equal to 0, you will get the value of x as minus 2, and either x plus 3 is equal to 0, then you will get the value of x as minus 3. So either x will be minus 2 or it will be minus 3. दिव्यांशु पूछा है कि सर फैक्टराइजेशन मेथड में जो मिडिल टर्म में रूट रहते हैं उनको सॉल्व करने में दिक्कत होता है। दिव्यांशु आई थिंक ये सवाल पहले भी था और पहले भी मेरा जवाब यही था कि आप जो भी रूट वाला टर्म आपको दिख जाएगा ना, आप उसको फैक्टर में इंक्लूड कर लेना। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ये दिक्कत ना होना नहीं चाहिए इस पॉइंट पे। अब जैसे कि कोई एक क्वेश्चन है क्या रूट वाला आपके सामने? कोई भी एक रूट वाला क्वेश्चन आप बता सकते हो अभी? चलो, लेट्स से आई वांट टू सॉल्व दिस x स्क्वायर प्लस 7 रूट 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। अब आपको प्रॉब्लम किससे होती है? आपको प्रॉब्लम होती है बीच वाले टर्म से। बीच वाला टर्म रूट 2 है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को क्या कहता हूं कि ये तो आपके लिए ज्यादा आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है? आपने पहले 20 को फैक्टराइज किया तो आपको 2 10 2 5 ये मिलेगा, राइट? तो ये जो 20 हो गया, नाउ यू कैन राइट दिस 20 एज 2 इंटू 2 इंटू 5। ओके, 2 इंटू 2 इंटू 5। अब आपको जो भी टर्म एक दिख जाए ना रूट में, जो भी आपको रूट में दिख जाए, आप उसको ब्रेक कर दो उसके अकॉर्डिंग। मतलब ये समझो, ऐसे समझना स्टूडेंट्स कि ये आपको हिंट दे रहा है। हिंट क्या दे रहा है? हिंट ब्रेक इनटू टू टर्म्स, break into two terms, both containing root 2. Okay, break into two terms both containing root 2. Is this clear? both containing root 2 मतलब पहले उसमें root 2 प्रेजेंट हो, उसके हिसाब से आपको ब्रेक करना है। ठीक है, उसके हिसाब से आपको ब्रेक करना है। तो अब जैसे कि कोई भी एक 2 उठा लो। अब रूट 2 कैसे आता है? 2 को ही आप रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हो। तो ये जो 2 दिख रहा है, इसको मैं रूट 2 इंटू रूट 2 ऐसे में ब्रेक कर देता हूं। अब मुझे क्या करना है? मुझे इसमें दो टर्म्स लाने हैं ना, दोनों टर्म्स में रूट 2 होना चाहिए। तो ये देखो, ये एक फैक्टर बन जाएगा और ये दूसरा फैक्टर बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा दिव्यांशु, बताओ? बन रहा है क्या दिव्यांशु, बताओ? बन रहा है। तो सिंपल सा फंडा क्या याद रखना अभी अपन को, कि अगर हमको ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिल गया जहां पे बीच वाले टर्म पे रूट लगा हुआ है, तो हम तो जैसे फैक्टराइजेशन वाला प्रोसेस करते हैं, पहले उस प्रोसेस को फॉलो करोगे। और जैसे रूट 2 है, तो रूट 2 कहां से निकलता है बताओ? इस 2 को फर्दर ब्रेक करते तो रूट 2 मिल जाता। तो मैंने उसी 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 के फॉर्म में लिख दिया। और मैंने ग्रीन कलर से यहाँ पे आपके लिए स्टेटमेंट भी लिख दिया कि आपके लिए हिंट क्या है। हिंट ये रहेगा कि आप इस मिडिल टर्म को जो दो टर्म्स में ब्रेक करोगे ना, उन दोनों टर्म्स में रूट 2 प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर दोनों टर्म्स में रूट 2 प्रेजेंट होना चाहिए, तो आपके पास फिर यहाँ पे पॉसिबिलिटी आपको सोचनी है। ठीक है, साहिल कह रहा है कि सर अगर लास्ट डिजिट में रूट हो तब क्या करेंगे? साहिल, लास्ट डिजिट में अगर आपको रूट मिलेगा तो आप उसको फैक्टराइज कर पाओगे क्या साहिल?
अगर आपको लास्ट वाले में भी रूट मिला ना तो फर्स्ट वाले में भी रूट मिलेगा, अगर लास्ट वाले में रूट मिला तो फर्स्ट वाले में भी रूट मिलेगा। ठीक है, तो दिव्यांशु अब यहाँ पे x कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में x+5√2 आएगा। यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 2√2 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में फिर से x+5√2 आएगा। एंड फाइनली हमारा यहाँ पे आ जाएगा, इसके आगे का पार्ट आप सॉल्व कर लोगे, राइट, इसके आगे का पार्ट आप सॉल्व कर लोगे। सो एनी अदर क्वेश्चंस फैक्टराइजेशन मेथड से रिलेटेड, और कुछ भी आ रहा है मन में? फैक्टराइज कैसे करना है ये रिवाइज हो गया, रूट वाला क्वेश्चन का अप्रोच क्या रहेगा ये रिवाइज हो गया। एनीथिंग एल्स यू वांट टू एक्सप्लेन? कुछ है जो आपके मन में आ रहा है, आप एक्सप्लेन करना चाहते हो, या कुछ डाउट है, पूछना चाहते हो कुछ? सब नो लिख रहे हैं चैट में, ठीक है, नो लिखो, टेस्ट रखते हैं इसका फिर। ओके, सेकेंड मेथड, आसान वाला, फॉर्मूला मेथड, राइट, द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड विच इज आल्सो नोन एज श्रीधराचार्य, जिस बंदे ने इस फॉर्मूले को निकाला था। तो इस फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है वी कंपेयर इट विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, वहां से हम एबीसी की वैल्यू निकालते हैं और हमारा रूट आ जाता है इससे, इससे हमारा रूट आ जाता है, राइट। हमको इस फॉर्मूले में खाली वैल्यूज को पुट करना होता है। तो चलो जल्दी से एक क्वेश्चन इसका भी देख लेते हैं। चलिए जल्दी से आप लोग ही बता दो, ठीक है, आप लोग बता देना, बता दो इसके रूट्स क्या होंगे फॉर्मूले के मेथड से, जल्दी से, हरी अप। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? क्या कह रही हो अपूर्वा? नो रियल रूट्स? b² - 4ac कैलकुलेट करो तो यहाँ पे शुभम, अर्णव, अनुभव, रिया, निहारिका करेक्ट। अमृत गलत हो गया, अमृत। मिष्टी, शिखर सही है। तो फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो ए का वैल्यू है 1, बी का वैल्यू है 8, सी का वैल्यू है 15। तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है x इज इक्वल टू माइनस बी मतलब -8 प्लस माइनस √b² मतलब 8² -4ac। तो 4 इंटू 1 इंटू 15, 4 इंटू 1 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2 है, मतलब 2 इंटू 1। तो यहाँ से हमको वैल्यूज क्या क्या मिलेंगी, यहाँ से हमको वैल्यूज मिलेंगी -5 एंड -3। पता है ना, एक बार प्लस वाला लेना है केस, एक बार माइनस वाला केस लेना है ना। अंकित कुमार, -6 -10 कैसे, नीचे का 2 किधर गया, फॉर्मूले में नीचे 2 भी आता है। अच्छा एक और सवाल फटाफट कर ही दीजिए फिर, x² - 8x + 15 इज इक्वल टू 0। जल्दी से इसका आंसर बताओ। साहिल गलत है, बाकी सब जितने लोगों ने आंसर दिया सबके आंसर्स करेक्ट है। अंशु गलत हो रहा है, चेक करो अंशु। बाकी जितने लोगों ने आंसर किया है सबके आंसर सही है। अंशु एंड साहिल प्लीज चेक। करिश्मा, सूरज, प्रेरणा, रागिनी करेक्ट है। सो फॉलोइंग द सेम प्रोसेस, याद रखना अब यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू ऊपर वाले के साथ कंपेयर करो। x के आगे जो भी चीज मल्टीप्लाइड होती है ना, हम पूरे को b लेते हैं। अब अगर आप यहाँ पे x के आगे देखोगे तो यहाँ -8 दिख रहा है, तो माइनस बहुत बार लोग इग्नोर कर देते हैं, यहाँ पे माइनस इग्नोर नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पे माइनस इग्नोर नहीं करना है, गलती हो जाएगी। तो फाइनली
C की वैल्यू यहाँ पे 15 एंड नाउ व्हेन यू कैलकुलेट द वैल्यू यू गेट एज 5 एंड 3. ओके, आपको मिलेगा 5 और 3. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. तो अभी तक हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की. हमने डिस्कस किया व्हाट आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई भी इक्वेशन जो आपको दिया हुआ है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. फिर हमने देखा सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके दो मेथड्स हैं. एंड नाउ फाइनल कॉन्सेप्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट है ये आपका आखिरी एक्सरसाइज जो है ना, एक्सरसाइज 4.5 जितना मुझे याद आ रहा है, 4.5 शायद 4.5 इसमें बेस्ड है, 4.5 और 4.6. तो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट्स. अब ये नेचर ऑफ रूट्स वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, तो हम वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिना सॉल्व किए उसके रूट्स कैसे निकल कर आ सकते हैं, हम इसके ऊपर कमेंट करते हैं. समझ रहे हो, मतलब बिना कैलकुलेट किए हुए. अच्छी बात यह है कि हमको रूट्स निकालना नहीं पड़ता है, हम एक छोटा सा चीज कैलकुलेट करते हैं जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं. डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तो दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac. आपका एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इंटू कॉन्स्टेंट, जिसको हम कैपिटल डी से भी डिनोट करते हैं. तो जब हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं तो सिर्फ उसी के बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि आखिर हमारे जो दो रूट्स निकल कर आएंगे वो रूट्स कैसे होंगे. ठीक है, तो ये आपके सामने केसेस है. अब सबसे पहले जो मोटा मोटी केस अपने को ध्यान में रखना है कि अगर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा देन द रूट्स आर रियल. अगर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो रूट्स आर रियल. d लेस देन 0 है, d लेस देन 0 है तो रूट्स आर नॉन रियल. रूट्स आर नॉन रियल. नॉन रियल मतलब रियल नहीं होगा, इमेजिनरी होगा. इमेजिनरी वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम नॉन रियल बोलेंगे. अमृत कुमार कह रहा है कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 को फैक्टराइज करके सॉल्व करने पे x इज इक्वल टू 5 एंड 3 आ रहा है. गलत कह रहे हो अंकित, 5 और 3 नहीं आएगा. आप पुट करो तो वहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 में अगर आपने x के जगह पे 5 पुट किया तो आपको वहां पे 80 आ रहा है एक्सप्रेशन का वैल्यू. जबकि एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना होना चाहिए, एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 होना चाहिए. ठीक है, तो आपने फैक्टराइज ही गलत किया है. ये देखो मैंने जब यहाँ पे फैक्टराइज वाला पार्ट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ ये देखो मैंने यहाँ पे फैक्टराइज करके भी दिखाया हुआ है. x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हुआ तो वहां से x की वैल्यू तो माइनस में निकले ना. सिमिलरली x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हुआ तो x की वैल्यू वहां से -3 निकल कर आएगी. ठीक है, ओके. सो तो पहले तो अपने को ये ध्यान में रखना है कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स रियल है, और अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तो रूट्स नॉन रियल है. तो ये तो पहला चीज हो गया. अब इसमें आप देख सकते हो कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है. अब सो इसी के कारण इसके फर्दर दो केसेस हो सकते हैं. इसके फर्दर दो केसेस हो सकते हैं. एक केस क्या हो सकता है जहां पे d ग्रेटर देन 0 ही आ गया, तो उस केस में रूट्स रियल तो होगा, रियल तो होगा, साथ में अनइक्वल भी होगा, साथ में अनइक्वल भी होगा. और अगर आपका d इक्वल टू 0 आ गया तो रूट्स रियल तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. तो अगर हम कंप्लीट आपके बोर्ड्स के हिसाब से बात करें तो हमको बस इतना जानने की जरूरत है. आप इस पार्ट को इग्नोर कर सकते हो. आप इस पार्ट को, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें दे दी है जो अपने को ओलंपियाड्स वगैरह के लिए चाहिए, यहाँ पे ये चीज नहीं चाहिए. ओके, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रूट्स आर रियल. उसमें से दो केस होगा, d ग्रेटर देन 0 तो रूट्स अनइक्वल होंगे साथ में. अगर इक्वल टू 0 आ गया तो रूट्स इक्वल निकल आएगा. d लेस देन 0 रूट्स आर नॉट इक्वल. चलो फिर नाउ लेट्स स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस. केस स्टडी आपके सामने है, पढ़ो एक बार इसको.
बेबीलोनियंस मेथड नहीं है, वो एक सिविलाइजेशन था, लिखा हुआ है ना, दे वे वन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिविलाइजेशन। ठीक है, तो बेसिकली देखो यार, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज, आपको हर जगह ना, हर जगह क्वाड्रेट जब स्टेटमेंट पढ़ते हो तो इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। इस केस स्टडी के पूरे पैराग्राफ में कोई इंफॉर्मेशन मिला जिसको यूज करके क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है? नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं था ऐसा। ठीक है, कुछ भी नहीं था ऐसा। सो नाउ अब आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, करिए इस क्वेश्चन को ट्राई। आपके पास 5 मिनट है, 5 मिनट में आप चारों का एक सिंगल मैसेज दोगे, 39 का अलग से, 40 का अलग से नहीं, एक सिंगल मैसेज लिख के भेजोगे। ठीक है, सिंगल मैसेज। बोला ना सिंगल मैसेज नहीं भेजना है, मतलब सिंगल मैसेज में चारों ऑप्शन होने चाहिए, चारों क्वेश्चंस के, एक एक करके भेजने की जरूरत नहीं है। अंकित, लास्ट वाला गलत है।
कंगना एक में ओके, कंगना 41 वाला आपका गलत हुआ है, शिखर चारों सही है, साहिल सेकंड और थर्ड गलत है, शानवी 42 गलत है आपका, मिष्टी 39 गलत किए हो, चेक करो तो कहाँ पे आप लोगों से गलती हो रही है। अमन एक मैसेज नहीं कर, एक मैसेज में चारों आंसर होने चाहिए। अमन 42 गलती हो रही है, अपूर्वा चारों करेक्ट है, रागिनी 40 वाला गलत हुआ है, 40 और 41 दोनों गलत हुआ है रागिनी। विवेक 42 में थोड़ी सी गलती हुई है, शानवी इट्स करेक्ट नाउ, कंगना इट्स करेक्ट नाउ। चलो स्टूडेंट्स, यू गाइस गॉट सफिशिएंट टाइम, ओके, सो द आंसर की इज 39 का ऑप्शन बी है, 40 का सी है, 41 का डी है, 42 का सी है, ओके। अब फटाफट देखो सॉल्यूशन। तो 39 में कह रहा है कि दो कंसेक्यूटिव, देखो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 650। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का स्क्वायर को जब ऐड करेंगे तो सारे 600 बन रहा है। तो अगर एक इंटीजर को x मानोगे तो अगला x+1 लिखा जा सकता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से दोनों का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस x+1 का स्क्वायर, ये दोनों का सम कितना हो रहा है, 650 हो रहा है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करें तब जाके 650 बनेगा। अब जैसे आप यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करोगे आपको वो मिल जाएगा, सॉल्यूशन वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। आते 40 की तरफ। 40 कह रहा है सम ऑफ टू नंबर्स इज 15। जब भी आपको ऐसा स्टेटमेंट देखने को मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम्स में, सम ऑफ टू नंबर्स इज 15, आपका सबसे पहला लाइन होना चाहिए लेट वन नंबर बी एक्स। तो अगर दो नंबर्स को जोड़ के 15 बन रहा है और अगर हमने ये मान लिया कि उसमें से एक नंबर है एक्स, तो दूसरा नंबर फिर कितना हो जाएगा, दूसरा नंबर तो 15 - x हो जाएगा।
क्योंकि दोनों नंबर जोड़ के 15 बन रहे हैं, एक को x मान लेंगे तो दूसरा 15 माइनस एक्स निकल जाएगा सिंपली। अब उसके बाद हमें सवाल में इंफॉर्मेशन दिया है सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 3/10। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा करना, है ना। तो अगर पहला नंबर x था तो x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x। दूसरा नंबर 15 माइनस एक्स था तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा 1/15 माइनस एक्स। ठीक है, पहले नंबर का रेसिप्रोकल 1/x, दूसरे नंबर का रेसिप्रोकल 1/15 माइनस एक्स। ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3/10। अब यहाँ पे आपको एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई, मैं अभी लिख देता हूँ, एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। जहां भी दिक्कत होगी हैंड रेस करना। आई एम मूविंग टू 41 नाउ। 41 कह रहा है टू नंबर्स डिफर बाय 3। जैसे स्टूडेंट्स अभी 40 में मैंने आप लोगों को बोला कि दो नंबर्स का एडिशन 15 हो रहा है, तो आप सबसे पहला काम आपका होगा कि उनमें से एक नंबर को x मानना है। ठीक उसी तरीके से अगर आपको बोर्ड में ऐसा भी स्टेटमेंट अगर देखने को मिला कि दो नंबर्स 3 से डिफर कर रहे हैं, दो नंबर 3 से डिफर करने का मतलब है कि एक नंबर माइनस दूसरा नंबर वैल्यू 3 के बराबर होगी। तो हमने बोला कि लेट वन नंबर बी x। अगर हमने एक नंबर को x ले लिया तो दूसरा नंबर को हम क्या बोल सकते हैं, दूसरे नंबर को हम बोल सकते हैं x प्लस 3। देखो ना, ऐसा होगा कि अगर आपके पास 10 रुपए हैं और आपके पास जितने पैसे और आपके दोस्त के पास जितने पैसे हैं उनके बीच में 3 रुपए का गैप है, तो या तो आपके दोस्त के पास 7 रुपए होंगे या 13 रुपए होंगे। तो अभी फिलहाल के लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हम ऐसे लिख लेंगे कि एक नंबर को x मान लो तो दूसरा नंबर आप x प्लस 3 भी लिख सकते हो, x माइनस 3 भी लिख सकते हो। ज्यादा प्रेफरेबल क्या हो रहता है, x प्लस 3 लिख लो, माइनस से बचेंगे। तो सवाल के हिसाब से उनका प्रोडक्ट दिया है 504। अब ये किसका प्रोडक्ट है, तो वही दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 504 बनेगा। वही दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 504 बनेगा। तो एक नंबर x है और दूसरा नंबर है x प्लस 3। सो x इंटू एक्स प्लस 3 कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 3 हो जाएगा 504। अब यहाँ पे जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमारा आएगा x स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 504। और ये आपका वहां पे देखो ऑप्शन डी दिख रहा है जहां पे हम 504 को लेफ्ट में ले आएंगे। ठीक है, 504 को लेफ्ट में ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 504 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। ओके, देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है अ नेचुरल नंबर हु स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84। लैंग्वेज थोड़ा सा मुश्किल है। एक नेचुरल नंबर जिसका स्क्वायर डिमिनिश्ड मतलब कम हो जाना, ठीक है, डिमिनिश मतलब कम हो जाना। तो एक ऐसा नेचुरल नंबर जिसका स्क्वायर से 84 कम कर दिया, जिसके स्क्वायर से 84 कम कर दिया, तो जो वैल्यू आया है वो थ्राइस ऑफ 8 मोर ऑफ गिवन नंबर है। तो थ्राइस ऑफ 8 मोर ऑफ गिवन नंबर मतलब जो भी नंबर था उससे 8 ज्यादा का 3 गुना, थ्राइस ऑफ 8 मोर। तो ऐसे समझो कि अगर नेचुरल नंबर को x माना गया है तो उसका स्क्वायर कितना हो गया, उसका स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, उसका स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो स्क्वायर में से अगर हम 84 कम कर देंगे, स्क्वायर में से 84 कम कर देंगे तो ये कितना हो रहा है, ये आपका x से 8 ज्यादा का 3 गुना, थ्राइस ऑफ 8 मोर ऑफ गिवन नंबर है, थ्राइस ऑफ 8 मोर ऑफ गिवन नंबर है। ठीक है, तो यहां पे हम शिखर पूछ रहा है कि x प्लस 8 इंटू थ्राइस 3 करेंगे या 3x प्लस 8 करेंगे। तो शिखर व्हेन द स्टेटमेंट इज सेइंग थ्राइस ऑफ, तो ऑफ के बाद जितनी भी चीजें उन पूरे का 3 गुना होगा। ऑफ के बाद जितनी भी चीजें हैं उस पूरे का हम 3 गुना करेंगे। तो हम यहाँ पे 8 मोर ऑफ गिवन नंबर है ना, 8 मोर ऑफ गिवन नंबर मतलब कि x में 8 बढ़ा दिया उसका 3 गुना। अर्णव, ये बकवास बंद करो इधर तुम। जब हम बोर्ड्स का क्लास चल रहा है ना तो उधर तुम ये सब बकवास बंद करो जहां पे तुम एनटीएससी रिलेटेड डाउट पूछ रहे हो। ये लिख जो तुमने लिखा है ना, अगर तुमने खुद से इतना इतना सारा लाइन लिख के मेरे को भेजा है, अगर खुद से भेजा है तब तो तुम यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे हो। और अगर तुम नेट से ढूंढ के भी भेज रहे हो तो भी तुम्हारी बेवकूफी है। एनटीएससी की क्लास है, वहां पे तुम पूछोगे।
तो यहां से यू विल गेट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलो जल्दी से फिर एक दूसरे केस स्टडी पे आते हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई दिक्कत है 42 में? 42 का इक्वेशन देखने के बाद तो स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। यस यस शिखर, यस। चलो, तो नेक्स्ट केस स्टडी है, देखो जल्दी से एक बार। ये केस स्टडी आपके नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर बेस्ड है। यस, नहीं नहीं अंकित, आंसर सेम आएगा, एक्सप्रेशन थोड़ा सा अलग आ सकता है, आंसर सेम आएगा। बाकी सेफ साइड में रहने के लिए इसीलिए कह रहा हूँ प्लस वाला पार्ट लेके चलना हमेशा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के लिए फिलहाल टाइम तो नहीं बचेगा, तो मैं यहाँ पे आंसर मार्क कर देता हूँ, की मार्क कर देता हूँ। आप लोग घर पे इसको ट्राई करना, ठीक है। मैं अभी की मार्क कर देता हूँ, आप लोग इसको घर पे ट्राई करोगे, ओके। या इनफैक्ट आप ये कर सकते हो, की लिख लो कहीं पे, मैं बोलता हूँ की लिख लो। 49 का ए है, 50 का बी है, 51 का सी है, 52 का डी है। ये तो आसान हो गया, ए बी सी डी, ए बी सी डी, और आखिर में 53 का ए है, और आखिर में 53 का ए है। ओके, ठीक है। चलो फिर, इट्स 4:55, 4:54, आई एम एंडिंग द क्लास हियर। अब आप लोग अपने एनसीईआरटी को एक बार कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। दो काम करना है, एक एनसीईआरटी कंप्लीट करना है, दूसरा आर एस अग्रवाल से पीवाईक्यू सॉल्व करना है, ठीक है। आर एस अग्रवाल से पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी पूरा सॉल्व करना है, तब जाकर आप कह सकते हो कि आप क्वाड्रेटिक में से कुछ भी आने आएगा तो आप सॉल्व करने के लिए रेडी हो, ठीक है। 3 से 4 घंटे का टाइम लगेगा, लेकिन वो टाइम आपको देना पड़ेगा। हाँ, एमटीजी वाली फाइल में भेज दूंगा। रिया, एग्जाम्पलर आप बात के लिए रख सकते हो, एग्जाम्पलर बात के लिए रख सकते हो। अगर अभी हम इमीडिएटली अगर अगले 2-3 दिन के अंदर का देख रहे हैं तो प्लीज सॉल्व पूरा पूरा एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यूज फ्रॉम आर एस अग्रवाल। फिर एग्जाम के टाइम पे आप अपना एग्जाम्पलर पे फोकस कर चुके हैं। अपूर्वा कह रही है आर एस अग्रवाल सॉल्व कर चुके हैं, तो अपूर्वा थोड़ा सा रिविजन करो, एनटीएसी वगैरह पे फोकस करो फिर, ठीक है। अगर कोई आर एस अग्रवाल वगैरह कर चुका है तो आप प्रैक्टिस के लिए, मैं आज एमटीजी वाली बुक ऐसे शेयर कर देता हूँ अभी आप लोगों के साथ, ठीक है। चलो फिर, आई एम एंडिंग द सेशन हियर, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।